नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पृष्ठ पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत लोक उपक्रम लोक निगम विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोक उपक्रम के अंतर्गत लोक निगम। ये इस विषय पर तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोक निगम क्या होते हैं, लोक निगम की विशेषताएं और उसके गुण दोषों की चर्चा करेंगे। लोक निगम निरंतर चलने वाले व्यापारिक और या औद्योगिक संगठन अब विश्वव्यापी मांग के अनुसार स्थापित होते जा रहे हैं। लोक निगमों का आधुनिक जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी स्वायत्तता और जवाबदेहिता का जो वैधानिक ढांचा इन निगमों में पाया जाता है, उनकी स्थापना ऐसे केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों के द्वारा एक निश्चित विधान के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से की जाती है। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर घाटी निगम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, राज्य व्यापार निगम इत्यादि ऐसे लोक निगम हैं जिनकी स्थापना या जिनका गठन संसद द्वारा पारित कानूनों के अंतर्गत किया गया है। सन 1935 में स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहते हैं, सबसे पुराना सार्वजनिक निगम है। लोक निगमों की जो स्थापना होती है, उनका मूल मंतव्य उद्देश्य होता है कि वित्त और ऋण सुविधाओं को, आर्थिक क्रियाओं को विस्तारित करना है, या किसी औद्योगिक या व्यापारिक संगठन का प्रबंधन और उसका कुशल संचालन करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए भी लोक निगमों की स्थापना की जाती है, या सरकार के किसी नीति या लक्ष्य की पूर्ति के विशेष प्रयासों के लिए इस प्रकार के लोक निगम की स्थापना की जाती है। लोक निगम है क्या? लोक निगम को परिभाषित करते अमेरिकी राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट लिखते हैं कि लोक निगम व्यवसाय का एक ऐसा आदर्श स्वरूप है जिसमें सरकारी नियंत्रण तथा निजी उद्योगों की लोचशीलता एवं पहल करने की क्षमता की विशेषता पाई जाती है। इसी प्रकार की एक और परिभाषा देख लीजिए। डेमोक के शब्दों में लोक निगम वह सरकारी उपक्रम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी केंद्रीय अथवा प्रांतीय अथवा स्थानीय कानूनों के अंतर्गत की जाती है। इसी प्रकार से हर्बर्ट मॉरिसन भी लिखते हैं कि लोक निगम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी स्वामित्व, लोक उत्तरदायित्व तथा व्यापार प्रबंधन का संयोजन है। इस प्रकार की परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि लोक निगम सरकार के किसी कानून द्वारा स्थापित होते हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हो सकते हैं। इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, एक व्यक्ति की तरह स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और किसी विशेष प्रयोजन के लिए इनको स्थापित किया जाता है। इनमें स्वतंत्रता और नियंत्रण का एक मिश्रण स्वरूप या प्रकृति देखने को मिलती है। लोक निगम की कुछ विशेषताएं, उनको हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। पहला है राज्य का स्वामित्व। इन लोक निगमों पर राज्य का पूर्ण रूपेण स्वामित्व होता है। दूसरा है विशेष अधिनियम द्वारा गठित होते हैं। ये विशेष अधिनियम के द्वारा गठित होते हैं जिस अधिनियम में उनके कार्यों, शक्तियों, स्वायत्तता, प्रबंध प्रणाली इत्यादि का उल्लेख विस्तृत रूप से किया जाता है। इनके लिए एक पृथक विधान के द्वारा लोक निगमों की स्थापना की जाती है। तीसरा बिंदु है पृथक अस्तित्व। विधिक कार्यों की दृष्टि से लोक निगम एक पृथक अस्तित्व रखते हैं। यह एक स्वतंत्र अस्तित्व, एक व्यक्ति की तरह अस्तित्व रखते हैं जो स्वयं मुकदमा चला सकता है किसी पर, और उसके विरुद्ध में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार का इनका स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व होता है। अगला बिंदु है वित्तीय स्वायत्तता का इनको पर्याप्त अधिकार होता है। वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्त हो सकते हैं। ये जनता से या किसी संगठन से, संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं, राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। इस आय को अपने हिसाब से उपयोग करने के लिए भी ये अधिकृत होते हैं। अगला बिंदु है कि ये लोक सेवकों के जो अधिकांशतः इनके कार्मिक होते हैं, वो लोक सेवक नहीं होते, वो उन निगम के ही कार्मिक होते हैं। इनकी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वर्गीकरण, वेतन या कार्मिक सेवा शर्तें इत्यादि का निर्धारण और नियंत्रण स्वयं निगम के द्वारा ही किया जाता है। अगला बिंदु है कि निदेशक मंडलों के सदस्यों जो गठन किया जाता है, उनका
निदेशक मंडलों के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है उसमें सरकारी दखल रहता है, और वो सरकारी दखल रहने के कारण सरकारी कार्यों में उनका निदेशक मंडलों का जो सदस्य होते हैं सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही होते हैं। लोक उपक्रम समिति के माध्यम से भी ये निगम संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहस हो सकती है। संसदीय लोक उपक्रम समिति ये इन लोक निगमों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। और साथ ही साथ ये कहें कि जो दैनिक कार्य होते हैं, जो रूटीन के कार्य होते हैं, उन रूटीन के कार्यों में ये राजनीतिक नेतृत्व यानी कि मंत्री से ये मुक्त होते हैं। नीतिगत निर्णयों में ही ये मंत्रियों का या राजनीतिक नेतृत्व का इनका दखल होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि लोक निगम अपनी व्यापकता को लिए होते हैं, राज्य के स्वामित्व में जरूर होते हैं, लेकिन उनको अपने कार्य के लिए, कार्यकरण के लिए, प्रबंधन के संदर्भ में बहुत सारी छूट होती है, स्वतंत्रता होती है, ताकि अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर उनकी प्राप्ति में सरलता, सुगमता, लोचशीलता बनी रहे। लोक निगमों के कुछ प्रमुख गुण हैं, उनको देख लेते हैं। चूँकि लोक निगम सरकारी ढांचे के नियंत्रण में और निजी उद्यमों की भांति स्वतंत्रता का एक संगम होता है या एक सम्मिश्रण होता है, इसमें इसलिए इनकी स्वतंत्रता प्राप्त होती है और लोक निगम शीघ्र निर्णय ले लेते हैं। दूसरा है कि अनावश्यक सरकारी नियंत्रण से मुक्त होते हैं। चूँकि राजनीतिक दृष्टि से इनकी रूटीन के जो कार्य होते हैं, मंत्रीगण या राजनीतिक नेतृत्व उन पर नियंत्रण नहीं होता है, वो केवल नीतिगत मसलों में होते हैं, इसलिए अनावश्यक सरकारी नियंत्रण से भी इस प्रकार के निगम मुक्त होते हैं, नियंत्रण से मुक्त होते हैं। अगला बिंदु है कि आवश्यकता होने पर ये लोक निगम अपनी जमा पूंजी का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये भी इनका लिए एक महत्वपूर्ण गुण या इसकी एक अच्छाई दिखाई देती है। साथ ही साथ ये अगर हम ये देखें कि जो ज़रूरत पड़ने पर इनमें कार्यकुशलता और मितव्यता भी देखने को मिलती है। इनके माध्यम से ही सरकार अपने कार्यक्रमों को अधिक सरकारी कार्यक्रमों को अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकती है, उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। साथ ही साथ इनका उद्देश्य ये रहता है सरकार अपने कार्यों को इन निगमों के माध्यम से जनहितवादी कार्यों को निगमों के माध्यम से पूरित कर सके। साथ ही साथ एक गुण ये भी है कि राजनीतिक दबाव से मुक्त रहते हैं और कठोरता से भी मुक्ति रहती है। जो विभागीय प्रणाली में जो कठोरता रहती थी, राजनीतिक दखल रहता था, वो लोक निगमों में प्राय देखने को नहीं मिलता। राजनीतिक दबावों के साथ साथ नौकरशाही की जो कठोरता होती है, उससे निगमों को पूर्णतः मुक्ति मिलती है। और अन्य है कि सरकार केवल मुख्य नीतियों के निर्धारण में, मुख्य नीतियों के प्रवर्तन में ही अपना दखल देती है। दैनिक कार्यों को निगम अपनी नीति स्वयं निर्धारित करता है। कार्मिकों से लेकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। फिर भी लोक निगमों के अनेक दोष भी हैं, कमियां भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है कि निदेशक मंडलों के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो सरकार के माध्यम से की जाती है, इसलिए इन निदेशक मंडलों के सदस्यों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप निरंतर बना रहता है। ऐसी एक दोष या कमियां देखने को मिलती है। दूसरा एक बिंदु ये भी है कि ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा कार्य नीतिगत मसला है, कौन सा कार्य सामान्य अथवा दैनिक प्रशासन से संबंधित है। इस ऐसी कोई स्पष्ट सीमा रेखा विभाजित नहीं होती, अतः मंत्री के हस्तक्षेप की संभावनाएं निरंतर, राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाएं निरंतर बनी रहती है। अगला है बिंदु है, जो दोष का बिंदु है, वो है वित्तीय स्वतंत्रता का दुरुपयोग। ये भी प्राय देखने में आया है कि वित्तीय स्वतंत्रता का दुरुपयोग और निरंतर हानि की कमियां भी बनी रहती हैं इन निगमों में, अतः हानि का भार सरकार को ही वहन करना पड़ता है। ये दोष भी निगमों में प्राय देखने को मिलता है। अगला बिंदु है लोक निगम एवं मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में विवाद हमेशा बने रहते हैं। लोक निगम और सरकार अथवा जो मंत्रालय होता है जिसके अधीन लोक निगम है, वो उनके कार्य क्षेत्र के विवाद हमेशा बने रहते हैं। ये भी इनका दोष देखने को मिलता है। अगला दोष है तकनीकी व्यक्तियों के अभाव में उतनी कार्यकुशलता प्राप्त नहीं होती है। तकनीकी व्यक्तियों अथवा विशेषज्ञों का उपयुक्त स्थान पर चयन होने के कारण लोक निगमों में ये अपने सार्थक निर्णय नहीं ले पाते, निदेशक मंडल अपना सार्थक निर्णय नहीं ले पाता है, इसलिए ये समस्या इनके साथ बनी रहती है।
और एक अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है स्वायत्तता बनाम जवाबदेहिता की समस्या भी इनके साथ बनी रहती है कि लोक निगमों में स्वायत्तता बनाम जवाबदेहिता की समस्या सदैव इसलिए बनी रहती है कि ये अपनी स्वायत्तता तो रखते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टि से जवाबदेहिता भी सुनिश्चित होती है, लेकिन फिर भी कई बार देखने को ये मिलता है कि वित्तीय संदर्भ में और नीति निर्धारण के संदर्भ में इनमें स्वायत्तता और जवाबदेहिता की समस्या बनी रहती है। संक्षिप्त में फिर भी हम ये कहें कि लोक निगम विभागीय प्रणाली की बनस्पत अधिक ज़्यादा उपयोगी है, व्यवहारिक है। आज के आर्थिक कार्यक्रमों को सरकार के जो लोक निर्माण के लोक हित के जो कार्य हैं उनके संदर्भ में लोक निगमों के माध्यम से इनको पूरित करना संभव होता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो निदेशक मंडल हैं जो जिसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, नीतिगत मंडल जो नीतियों का निर्धारण करता है और कार्यात्मक मंडल जो निगम के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, उनमें अधिक कार्यकुशल, योग्य, तकनीकी रूप से दक्ष और तटस्थ रूप से ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि लोक निगमों के बारे में ज़्यादा समझते हों और साथ ही साथ निष्पक्षता के साथ साथ वो संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए सक्षम हो। धन्यवाद।